अस्सलामुअलैकुम, सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको आलमी मंजरनामे से खबर दें कि सुपर पावर अमरीका के सदर और खातून अव्वल कोरोना का शिकार हो गए। दोनों ही 14 रोज के लिए करंटीना में चले गए हैं। कोरोना कवायद की खिलाफ वर्जी पर बरतानवी रुकने पार्लियामेंट मार्गरेट फेरियर को मुअत्तल कर दिया गया है। अमेरिकी सदर ट्रम्प और अहलिया मेलानिया ट्रम्प कोरोना का शिकार हो गए। दोनों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। अमेरिकी सदर ने ट्वीट के जरिए कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक की। सदर ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने कोरोना की तशखीस के बाद खुद को करंटीना कर लिया है। आज़म भी किया कि वो इस बीमारी के साथ निपटेंगे। अमेरिकी सदर ट्रम्प की मावन होप हिक्स में कोरोना की तशखीस हुई थी, जिसके बाद उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट कराया। मावन होप हिक्स ने एक हफ्ता पहले ट्रम्प के साथ हवाई सफर किया था। दूसरी तरफ कोरोना वायरस की अलामात के बावजूद बरतानवी रुकन पार्लियामेंट मार्गरेट फेरियर ने स्कॉटलैंड से लंदन का सफर किया। पार्लियामेंट में बहस में हिस्सा लिया। मार्गरेट फेरियर की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। उन्होंने अपने अमल पर माफी मांग ली। बरतानवी वजीर आजम के वालिद स्टेनले जॉनसन की भी बगैर मास्क लगाए लंदन में शॉपिंग करते हुए तस्वीर सामने आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बगैर मास्क के मकामी अखबार में तस्वीर की अशात पर स्टेनले जॉनसन ने माजरत कर ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने मास्क न पहनने पर 200 पाउंड जुर्माना आयद कर रखा है। वजीर आजम इमरान खान का अमरीकी सदर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वजीर आजम इमरान खान सदर ट्रम्प और खातून अव्वल की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। सुपर पावर अमेरिका के सदर और खातून अव्वल कोरोना का शिकार हो गए हैं। इसी पर वजीर आजम इमरान खान ने अमरीकी सदर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। वजीर आजम इमरान खान सदर ट्रम्प और खातून अव्वल की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। और अब मुल्क में कोरोना के केसेस का जिक्र करें तो केसेस बढ़ने लगे हैं। 24 घंटों के दौरान वायरस के 625 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि वबा से मजीद 15 अफराद जान की बाजी भी हार गए। पाकिस्तान में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 8,877 हो गई है। 2,98,055 मरीज वायरस को शिकस्त दे चुके। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना के ताजा आदात शुमार जारी कर दिए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 655 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 3,13,431 हो गई है। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 8,877 हो गई है। वायरस से ताहाल 2,98,088 कोरोना मुतासरीन सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 15 अफराद जाँ बहक हुए। वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 6,499 हो गई है। गुज़श्ता रोज मुल्क में कोरोना के 31,697 टेस्ट किए गए। मुल्क भर के 735 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात मौजूद हैं। कोरोना मरीजों के लिए 1,912 वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं। कोरोना के 95 मरीज वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में 720 मरीज दाखिल हैं। सिंध में कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीजों की तादाद 1,37,467 हो गई। पंजाब में मरीजों की तादाद 99,605 रिपोर्ट। केपीके में कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीजों की तादाद 37,845। बलूचिस्तान में 15,302 हो गई। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासिरा मरीजों की तादाद 16,650। आजाद जम्मू कश्मीर में 2,754 और गिलगित बल्तिस्तान में 3,808 हो गई है। कराची के जिला जनूबी में भी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान ने शहर के दीगर मुतासरा इलाकों में भी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज दे दी है। हुकूमत वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इन एक्शन। कराची के मुख्तलिफ इजला में कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। नए हुक्मनामे के मुताबिक जिला जनूबी के सिविल लाइन सब डिवीजन में क्रैक विस्टा अपार्टमेंट और सदर सब डिवीजन में स्मार्ट लॉकडाउन होगा। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में गैर जरूरी नकलो हरकत और बगैर मास्क बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। दूसरी जानिब कोरोना से मुतासिर मजीद इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज दी गई है। शहर के वस्ती और शर्की के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान ने मुतलका डीसीज को फहरिस्त भेज दी है। जिला वस्ती के 4 इलाकों में 46 कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश की गई है। इसके अलावा गुलबर्ग और लियाकताबाद में भी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश की गई है, जिसमें गुलशन इकबाल, अस्करी 4, यूसी 14 और यूसी 6 के इलाके शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान की जानिब से भेजे जाने वाले खत में जमशेद टाउन की यूसी 7, 10 में भी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज दी गई है।
कराची में कोरोना का वार तेज हो गया। शहर में वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बाद 48 मकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया। मजीद बता रहे हैं अता हुसैन। जी अता, बताइएगा किन किन इलाकों में लॉकडाउन किया गया और क्या इन इलाकों में हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद हो रहा है? जी बिल्कुल, देखें, शहर कायद में कोरोना ने एक बार फिर वार करना शुरू कर दिया है। शहर में कोरोना केसेस बढ़ने लगे हैं और इसको देखते हुए जो हुकूमत की जानिब से शहर के 48 मुकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। जिन इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया है उनमें नॉर्थ कराची के 4 मुकामात हैं, नॉर्थ नाज़िमाबाद के 21 मुकामात वो शामिल हैं। और लॉकडाउन के दौरान मास्क और एहतियाती तदबीर को जो है जिन इलाकों में लगाया गया है वहाँ पे एहतियाती तदबीर को अपनाना लाजिम करार दिया गया है। मैं लियाकताबाद के एक इलाके में मौजूद हूँ जो लॉकडाउन में शामिल होता है, जो लियाकताबाद C1 एरिया। अगर मेरा कैमरामैन असगर दिखाई, यहाँ पे मामूलात ज़िंदगी जो है बहाल है। कोई मामूल के मुताबिक यहाँ पे जो है तमाम तर कारोबार भी चल रहे हैं, होटल्स भी खुले हुए हैं और SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। किसी ने एहतियाती तदबीर को नहीं अपनाया हुआ है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो 48 मुकामात हैं वहाँ पे भी तकरीबन चंद एक जगहों पे पुलिस की मोबाइल मौजूद है, वरना हर जगह जो है मामूल के मुताबिक जो है कारोबार और दीगर सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी हैं। तो इसकी खिलाफ वर्जी करने पर जो है हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट और क्लिफ्टन और सदर और दीगर मुतादिद जो रेस्टोरेंट्स हैं SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर उनको जो है वो सील कर दिया गया है। इसमें शादी हॉल भी शामिल हैं। शादी हॉल्स को भी 4 शादी हॉल्स को सील किया गया है, जबकि 3 को वार्निंग दी गई है। 4 शादी हॉल्स को भी सील कर दिया गया है। अता हुसैन कराची से अपडेट कर रहे थे। अता, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध में कोरोना के बढ़ते केसेस, SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया भी मुतहर्रिक है। कराची में SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी हैं। कोरोना SOPs पर अमल दरामद से मुतालिक NCOC के अहकामात भी जारी किए गए हैं। सिंध में कोरोना के बढ़ते केसेस, SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया भी मुतहर्रिक है। कराची में SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी हैं। सज्जाद काज़मी से मजीद जानेंगे। सज्जाद, कोरोना SOPs पर अमल दरामद से मुतालिक NCOC की जानिब से क्या अहकामात जारी किए गए हैं? आज नेशनल कमांड कंट्रोल सेंटर की जानब से जो है वजीर की इजलास हुआ, जिसमें ये चीज सामने आई है कि कराची में ऐसी कुछ खिलाफवर्जियां जारी हैं जिस पर कार्रवाई के हवाले से भी जो है ब्रीफिंग दी गई है, जिसमें बताया गया है कि कराची में शादी हाल है, जबकि 113 रेस्टोरेंट्स हैं जिसको SOPs की खिलाफवर्जी पर जो है बंद किया गया है। इस तरह नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की सूबों को हिफाजती तदबीर अपनाने की जो है वो हदायत भी सामने आई है और कहा गया है कि गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और इस्लामाबाद इंतजामिया भी जो है SOPs पर अमल दरामद करवाए और सूबाई हुकूमतें SOPs की खिलाफवर्जी पर क्रैक डाउन करें और जो SOPs की वायलेशन करते हैं उनके ऊपर जुर्माने भी किए जाए, उनको सील भी किया जाए। शादी हॉल और रेस्टोरेंट पर कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाना जो है सूबाई हुकूमतों का काम है, सूबाई करने का काम है, जिसको वो जो है अमली जामा पहनाए। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी, आप अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह मास्क न इस्तेमाल करने को करार दे दिया है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने मुल्क भर में कोरोना के केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। डॉक्टर्स का कहना है कोरोना केसेस में इजाफे की वजह मास्क का इस्तेमाल न करना है। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है, लिहाजा शहरी वायरस से महफूज रहने के लिए मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। और एहतजाज सबका हक, लेकिन कानून तोड़ा तो जेल मुकद्दर होगी। वजीर आजम इमरान खान ने 2 टोक ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ और बानी मुत्तहिदा भारत के आलाकार हैं। नवाज शरीफ के बयानात को मुल्क और कौम के खिलाफ खतरनाक साजिश करार दे दिया। कौम को खबरदार भी किया कि भारत गिलगित बल्तिस्तान में भी इंतशार फैलाने के दर पे है। ये भी कहा कि मुझसे कोई इस्तीफा मांगता या पूछे बगैर कहीं पर हमला करता तो उसे फारिग कर देता। नवाज शरीफ के खतरनाक खेल के पीछे भारत का हाथ है। पाक फौज न होती तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो चुके होते। नवाज शरीफ से पूछा जाए उन्हें फौज से क्या मसला है। वजीर आजम इमरान खान ने नवाज शरीफ को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि न किसी नर्सरी से परवरिश पाई और न ही फौज से मसला है। नवाज शरीफ के बयानात और पसे पर्दा हकायक सामने लाते हुए वजीर आजम का कहना था कि नवाज शरीफ बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं और इसमें भारत पूरी मदद कर रहा है। ये जो नवाज शरीफ खेल रहा है ये बहुत एक खतरनाक पाकिस्तान की गेम के खिलाफ गेम खेल रहा है। यही अल्ताफ हुसैन ने खेली थी। इनके पीछे 100% मैं आपको वाजे कहता हूं कि इस तरह हिंदुस्तान इसकी पूरी मदद कर रहा है। इसमें पाकिस्तान का वो डेमोक्रेट हूं जो किसी नर्सरी में नहीं पला, अपने पैर पे खड़े होके जीरो से शुरू करके मेहनत करके यहां पहुंचा हूं। मुझे तो कोई फौज से प्रॉब्लम नहीं है। वजीर आजम ने 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया कि एक मुजरिम
मुल्क से बाहर बैठकर साजिश कर रहा है। हम उसे वापस बुलवाएंगे। ऑपोजिशन के पास एहतजाज करने का हक है। कानून तोड़ा तो एक एक करके जेल में डाल देंगे। इस वक्त अगर हम इनका प्रेशर बर्दाश्त कर गए इन चोरों का, ये मुल्क एक वो मुल्क बनेगा जो इसने बनना था। ये सबसे तेजी से ऊपर जाएगा मुल्क। अगर हमने किसी किस्म का इनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया, उसके बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मुल्क का एक मॉरल कोलैप्स होता है। देखें, मुल्क तबाह कभी भी चोरी से नहीं होता। मुल्क की जब इखलाकियत तबाह होती है, जब आप अच्छे बुरे की तमीज खत्म कर देते हैं, जब इन चोरों को आप डेमोक्रेट्स कह देते हैं, जब इन चोरों के प्रेशर में आके आप इनसे डील्स कर देते हैं, तब मुल्क तबाह होता है। पाक वतन के खिलाफ भारतीय साजिश का जिक्र करते हुए वजीर आजम का कहना था कि भारत पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसादात और पाकिस्तान के उलमा को कत्ल कराना चाहता था। शुक्र है पाकिस्तानी एजेंसियों ने भारतीय साजिश पकड़ ली। हिंदुस्तान की इस वक्त कोशिश किया किसी ना किसी तरह पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाए, शिया सुन्नी की लड़ाई करवाए। ये हमें पहले 3 महीने से पता था कि इन्होंने शिया सुन्नी के अंदर पूरा इंतशार करने की कोशिश की। पहले इन्होंने फैसला किया था शिया और सुन्नी के उलमा को कत्ल करवाएं, असैसिनेट करवाएं। वो अल्लाह का शुक्र है हमारी एजेंसी से पकड़ लिया सही टाइप पे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि जमहूरी वजीर आजम हूँ, किसी की जुर्रत है कि मुझसे इस्तीफा मांगे। अगर DGISI मुझसे इस्तीफा मांगता तो मैं फारिग कर देता। नवाज शरीफ कहते हैं मुझे ISI के सरबराह ने कहा इस्तीफा दो। अगर मुझे कहता तो मैं उसी वक्त फारिग कर देता। उधर ये कहते हैं कि कारगिल में मुशर्रफ ने मेरे कहने के बगैर हमला किया। अगर मेरे कहने के बगैर आर्मी चीफ ऐसा करता तो उसी वक्त फारिग कर देता। ये सारा वक्त फौज को बुरा भला कहते हैं। वजह तो बताएं कि कहते क्यों हैं। मैं अब प्रोग्राम देख रहा जी, मुझे वो फौज ने आके जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा रिजाइन करो। भाई आप प्राइम मिनिस्टर थे, उसकी जरूरत है आपको कहने की? आप सीधे टेक ऑन करें उनको। मैं इमीडिएटली उसका इस्तीफा डिमांड करूं। बाद में जब इनको फारिग हो गया तो कहते हमें पता ही नहीं था कारगिल के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। अगर आप होते तो क्या करते? अगर मेरे पूछे बगैर कारगिल के ऊपर कोई आर्मी चीफ हमला करता, मैं उसको सामने बुलाता और मैं उसको सैक करता। वजीर आजम ने वाजे किया कि अब पाकिस्तानी फौज बदल गई है। मौजूदा हुकूमत और पाक फौज के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। ये लोग मुझ पर दबाव डालकर NRO लेना चाहते हैं। मैं इक्तदार छोड़ दूंगा लेकिन इनको NRO नहीं दूंगा। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बाद आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने पार्टी क़यादत और तर्जुमानों का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास शाम 4 बजे वजीर आजम ऑफिस में होगा। पार्टी क़यादत और तर्जुमानों के इजलास में सियासी हिकमत अमली तय की जाएगी। मजीद तफसीलात जानेंगे ओन शराजी से। जी ओन शराजी, बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल मौजूदा मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम इजलास तलब किया है और ये इजलास जो है वज़ीर आज़म ऑफिस में तलब किया गया है। 4 बजे सपहर ये इजलास होगा जिसमें पार्टी की आला क़यादत और तर्जुमान शिरकत करेंगे। इस हवाले से जरा ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान पार्टी पॉलिसी पे जो है रहनुमाओं को ब्रीफिंग देंगे और खास करके जो पिछले कुछ दिनों में सियासी पारा जो हाई हुआ है उस हवाले से किस अंदाज में पार्टी मौक़िफ़ पेश करना है उस पर भी वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी पॉलिसी जो है रहनुमाओं को देंगे। इसके साथ साथ साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और दीगर सियासी रहनुमाओं की जानिब से जो इदारों पर तनकीद की गई, जो हुकूमत पर तनकीद की गई, उसका भी तफसीली जायजा लिया जाएगा और उसके लिए भी लाएअमल तशकील दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया ओन शराजी, आप अपडेट कर रहे थे। बेगम सफदर आवान इस वक्त जमानत पर हैं, ऐसा कहना है फयाजुल हसन चौहान का। अदालतों ने इन्हें वालिद की तीमारदारी के लिए जमानत दी थी। वो इदारों के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि अदालतों से दरख्वास्त है कि इनकी जमानत मनसूख की जाए। PTM जितना मर्जी एहतजाज कर ले, NRO नहीं मिलेगा। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि बेगम सफदर अवान इस वक्त जमानत पर हैं। अदालतों ने उन्हें वालिद की तमीरदारी के लिए जमानत दी थी। वो इदारों के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। अदालतों से दरखास्त है उनकी जमानत मनसूख की जाए। PDM जितना मर्जी एहतजाज कर ले, NRO मिलेगा ना रिलीफ।
वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की जानिब से कहा गया है कि अदालतों ने उन्हें वालिद की तीमारदारी के लिए जमानत दी थी। बेगम सफदर अवान इस वक्त जमानत पर हैं, वो इदारों के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। अदालतों से दरखास्त है कि उनकी जमानत मंसूख की जाए। अदालतों ने उन्हें वालिद की तीमारदारी के लिए जमानत दी थी। बेगम सफदर अवान इस वक्त जमानत पर हैं। पीडीएम जितना मर्जी जोर लगा ले, जितना मर्जी एहतजाज कर ले, एनआरओ मिलेगा न रिलीफ। इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हुई, फवाद चौधरी ने कहा। जिन हलकों में आरटीएस डाउन हुआ वहां पीटीआई को उम्मीदवार इलेक्शन हारे। 5 कौमी असेंबली की निशस्तें 1000 वोट से कम मार्जिन पर हारे। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि 15 उम्मीदवार 2500 से कम मार्जिन से हारे। दोबारा गिनती की जाती तो पीटीआई अकेले ही हुकूमत बना लेती। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हुई। जिन हलकों में आरटीएस डाउन वहां पीटीआई के उम्मीदवार इलेक्शन हारे। 5 कौमी असेंबली की नशिस्तें 1000 वोट से कम मार्जिन पर हारे। 15 उम्मीदवार 2500 से कम मार्जिन पर हारे। दोबारा गिनती की जाती तो पीटीआई अकेले ही हुकूमत बना लेती। नवाज शरीफ की मुल्की इदारों के खिलाफ तकारीर का मामला, साबिक वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई करने से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मजीद तफसीलात जानेंगे असलम खुगर से। जी असलम, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जो मुल्की इदारों के खिलाफ तकरीर है उसके खिलाफ दरख्वास्त शाहजहान खान एडवोकेट नामी वकील ने दायर कर दी है, जिसमें नवाज शरीफ को वफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी दाखिला और खारजा समेत दीगर को जो फरीक बनाया गया। और दरख्वास्त में अब मौका अपनाया गया है कि नवाज शरीफ ने हालिया तकरीर में मुल्की इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया है। नवाज शरीफ के प्रोपेगेंडा के बहस मुल्की इदारों का जो एहतराम है वो मजरू हुआ है। और अदालत जो है नवाज शरीफ की हालिया तकरीर पर फरीकैन को कार्रवाई का हुक्म दे और ये भी इस्तदा की गई कि अदालत कानून के मुताबिक फरीकैन को अपनी अपनी पोजीशन क्लियर करने का भी हुक्म दे। जी बहुत शुक्रिया असलम खोकर, आप अपडेट कर रहे थे। तोशाखाना रेफरेंस, नवाज शरीफ के असासों जायदादों की तफसीलात अदालत में जमा। नवाज शरीफ के अराजी, शुगर मिल्स और दीगर असासों की तफसीलात शामिल। नवाज शरीफ के असासों के लिए इलेक्शन कमीशन, एफबीआर, एसईसीपी को खत लिखे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ भी कहा गया है कि मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल्स में नवाज शरीफ के 4,67,950 शेयर्स हैं। हदैबिया पेपर मिल्स में नवाज शरीफ 3,43,425 शेयर्स के मालिक हैं। नवाज शरीफ के मुख्तलिफ निजी बैंक्स में 3 गैर मुल्की करेंसी समेत 8 अकाउंट्स शामिल हैं। तोशाखाना रेफरेंस, नवाज शरीफ के असासों और जायदाद की तफसीलात अदालत में जमा। नवाज शरीफ के अराजी, शुगर मिल्स और दीगर असासों की तफसीलात शामिल हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के खिलाफ प्लॉट अलॉटमेंट डिफरेंस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज असद अली ने गुज़श्ता समात का हुक्मनामा जारी किया, जिसमें लिखा गया कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, लेकिन इन पर अमल दरामद नहीं हो सका। नवाज शरीफ के वारंट से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है। नवाज शरीफ जानबूझकर वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद नहीं होने दे रहे और वो रेफरेंस का सामना न करने के लिए छुप रहे हैं। इनके खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज किया जाता है। केस की मजीद समाअत 15 अक्टूबर को की जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा, इमरान खान के मैंडेट को किसी सियासी जमात ने तस्लीम नहीं किया। हुकूमत की तवज्जो काम पर नहीं बल्कि सियासी मुखालफिन को गालियां देने और जेल में डालने पर है। हुक्मरानों को लोगों में जेल में डालने का शौक है। हुकूमत को ये वारा कभी नहीं खाता, किसी भी हुकूमत को, इवन हमारी हुकूमत भी हो, वो एग्जॉस्ट हो जाती है क्योंकि हुकूमत बहुत बड़ी होती है मगर उसका काम बहुत ज्यादा होता है। अपोजिशन तो तनकीद करती है ना, जो रियलिटी होती है सामने ले आती है। जिम्मेदारी हुकूमत की होती है रिजॉल्व करने की। तो ये बात अगर हुक्मरानों को भी समझ नहीं आती, अब इमरान खान कोई ना तजर्बाकार आदमी तो इस तरीके से नहीं रहे ना। 7-7.5 साल की उनकी हुक्मरानी हो गई है खैबर पख्तूनख्वा पे, अभी तजर्बा नहीं हुआ कि हुकूमत क्या होती है। 2.25 साल पाकिस्तान की हुक्मरानी को हो गए हैं, समझ नहीं आई कि पाकिस्तान मुल्क कैसे चलते हैं। अगर अब समझ नहीं आई तो फिर कब समझ आनी। पीडीएम कायदीन का वीडियो लिंक के जरिए इजलास आज होगा। आसिफ अली जरदारी, फजलुर रहमान और बिलावल वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। पीडीएम के सरबराह और मरकजी अहदेदारान से मुतालिक मुशावरत होगी। इजलास में पीडीएम में शामिल 12 जमातों के सरबराह शरीक होंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं अलमदार बलोच से। जी अलमदार बलोच, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए आज पीडीएम का एक अहम इजलास जो है वो वीडियो लिंक के जरिए जो है वो बढ़ाया गया है, जिसमें जो है मरकजी जो रहनुमा है उनके साथ जो आज मरकजी क़यादत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान भी
ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں شریک ہوں گے، اور اس اجلاس کا جو مین ایجنڈا ہے وہ PDM کی جو سربراہی کون کرے گا اس کی بات ہوگی، اور پھر جو مرکزی وائی اور ضلعی ڈھانچہ ہے تسلیم لینا ہے اس کا بات چیت کی جائے گی، اور پچھلے اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری بھی ہے اس کے بعد جو صورت ہے بات چیت کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ اپوزیشن کی آئندہ حکمت عملی کیا ہوگی، جو حکومت مخالف تحریک شروع کرنی ہے، احتجاجی مظاہروں کا جلدی پر جو سلسلہ شروع کرنا ہے جس کب سے کیا جائے، کہاں سے شروع کیا جائے، اس تمام کا صورت جو ہے وہ بات چیت کی جائے گی، اور اس لیے آج جو مرکزی رہنما ہے وہ اس ویڈیو لنک میں خصوصی طور پر شرکت کر رہے ہیں تاکہ اس PDM کی سربراہی اور ڈھانچہ ہے اس کو جلد از جلد تسلیم دیا جائے تاکہ اس اپنی تحریک کو جو ہے وہ جلد از جلد شروع کیا جائے۔ جی علمدار بلوچ، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ سپریم کورٹ نے خورشید شاہ کی درخواست ضمانت 7 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ سہرش خان مزید اپڈیٹ کریں گی۔ جی سہرش۔ سپریم کورٹ نے خورشید شاہ کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے، جس سربراہی میں 3 رکنی بینچ تشکیل کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کی سماعت ہوگی، جسٹس مجیب محمد احمد بھی بینچ میں شامل ہوں گے۔ خورشید شاہ کے بیٹے سعید شاہ کی درخواست پر بھی سماعت ہوگی، جبکہ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شاہ کی سماعت منسوخی کی درخواست پر بھی سماعت کی جائے گی۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کے اندر گرفتار پیپلز پارٹی رہنما خورشید شاہ نے ضمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے، جبکہ سندھ ہائی کورٹ ان کی ضمانت کی درخواست کو مسترد کر چکی ہے۔ اس کیس کی گزشتہ سماعت پر سپریم کورٹ نے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا تھا۔ جی بہت شکریہ سہرش خان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ خبروں کا سلسلہ جاری رکھیں گے ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ۔ کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سندھ میں گیس بحران شدید ہونے لگا۔ صوبے میں پہلی بار پورے موسم سرما CNG سٹیشنز بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا، صرف LNG پر چلنے والے پمپ کھلیں گے۔ کراچی کے باسیوں کو ایک کے بعد ایک مسئلے کا سامنا، شہر مسائلستان بن گیا۔ شہر قائد میں سر اٹھاتا گیس کا بحران شدید ہونے لگا۔ بڑھتے گیس بحران کے باعث صوبے میں پہلی بار پورے موسم سرما کے دوران CNG سٹیشنز بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سوئی سدرن گیس کمپنی کے مطابق 15 اکتوبر سے تمام CNG پمپس کو گیس کی فراہمی بند کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے، اور 15 اکتوبر سے صرف LNG پر چلنے والے پمپس کھلیں گے۔ سوئی سدرن حکام کے مطابق مقامی گیس پر CNG سٹیشنز 4 ماہ بعد 15 فروری سے کھولنے کا منصوبہ ہے۔ دوسری جانب گیس پمپ مالکان کا کہنا ہے کہ مقامی گیس کے بجائے زیادہ سے زیادہ پمپ LNG پر منتقل کیے جا رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سندھ میں تقریباً 700 میں سے 108 پمپ قطری LNG پر منتقل کیے جا چکے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گیس کی پیداوار میں خود کفیل سندھ اب درآمدی LNG استعمال کرے گا۔ کراچی سمیت سندھ کے بیشتر علاقوں میں پہلے ہی گھریلو صارفین اور صنعتوں کو گیس کی قلت کا سامنا ہے۔ گیس پریشر میں کمی سے گھریلو صارفین کو کھانا پکانے سمیت دیگر امور میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ شہری گیس کے حصول کے لیے مہنگے LPG سلنڈرز کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ بجلی چوری آئسکو کی کارروائیاں، 5 سرکلز میں بجلی چوروں کے خلاف آئسکو کی کارروائیاں کی گئی۔ ستمبر میں چیکنگ کے دوران 2511 مشکوک میٹر پکڑے گئے، 2418 میٹر سلو پائے گئے، جبکہ 75 میٹروں سے بجلی کی ڈائریکٹ سپلائی لی جا رہی ہے۔ مزید جانیں گے کامران چودھری سے۔ جی کامران، ان کارروائیوں کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، آئسکو حکام کی جانب سے جو ہے وہ ماہ ستمبر میں جو ہے وہ چیکنگ اور چوری کی جو وارداتیں ہیں ان کے معلومات شیئر کیے گئے ہیں، جن کے مطابق ماہ ستمبر میں چیکنگ کے دوران 2511 مشکوک میٹر پکڑے گئے ہیں، 2418 میٹر سلو پائے گئے، 73 میٹروں سے جو ہے وہ بجلی کی ڈائریکٹ سپلائی دی جا رہی تھی۔ اسی طرح سے 26 لاکھ سے زائد جو ہے وہ یونٹ چارج کیے گئے ہیں، 4 کروڑ سے زائد سے جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ قانونی سے نکلنا قانون میں جو ہے وہ آئسکو حکام کی جانب سے درخواستیں بھی جمع کروا دی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آئسکو کی جانب سے جو ہے وہ ایک نمبر بھی دیا گیا ہے تمام صارفین کو کہ کہیں پہ بھی بجلی چوری یا اس حوالے سے کوئی بھی آئسکو کے ساتھ شیئر کریں، اس سے باقاعدہ کارروائی ہوگی۔ جی بہت شکریہ کامران چودھری، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ موٹر وے اجتماعی زیادتی کیس میں خود گرفتاری دینے والے وقار الحسن کو رہا کر دیا گیا۔ مرکزی ملزم عابد تاحال مفرور ہے۔ موٹر وے اجتماعی زیادتی کیس میں اہم پیش رفت کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ خود گرفتاری دینے والے وقار الحسن کو رہا کر دیا گیا ہے۔ مرکزی ملزم عابد تاحال مفرور ہے۔ موٹر وے زیادتی کیس میں الزام آنے کے بعد خود گرفتاری دینے والے وقار الحسن کو 20 روز تک حراست میں رکھا گیا۔
वकार का DNA सैंपल भी ज्यादती का शिकार खातून से मैच नहीं हुआ। वकारुल हसन से होने वाली तफ्तीश की मदद के बाद केस के दूसरे मुलजिम शफकत को गिरफ्तार किया गया, जबकि कोई केस न होने के बायस वकारुल हसन को रिहा कर दिया गया। खुद को कानून के हवाले करने वाले वकारुल हसन को मुतासिरा खातून ने पहचानने से इनकार कर दिया था। वकारुल हसन ने दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया था कि केस के मरकजी मुलजिम आबिद के साथ शफकत नामी शख्स वारदातों में मुलविस है, जो बहावल नगर का रिहायशी है। वकारुल हसन के इस बयान पर पुलिस ने मुलजिम शफकत को गिरफ्तार किया था। दूसरी जानिब मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद ताहाल मफरूर कानून की गिरफ्त से दूर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से कोशिशें जारी हैं और मुख्तलिफ मकामात पर मुसलसल छापे मारे जा रहे हैं। हुकूमत को लाहौर में ज़बूहानी का शिकार मेट्रो बसों का ख्याल आ ही गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के नोटिस के बाद मेट्रो की खस्ता हालत बेहतर बनाने का मंसूबा बना लिया गया। मजीद जान लेते हैं नबील नकवी से। जी नबील। जी बिल्कुल, अभी तक मेट्रो ऑरेंज ट्रेन जैसा अहम मंसूबा अवाम के लिए नहीं खुला था कि मेट्रो बस सर्विस जो है अवाम के, जो गरीब अवाम का इस वक्त लाहौर में वाहिद सहारा है, गज्जू मत्ता से शाहदरा तक इस तवील जो सफ़र है उसमें सफ़र करने के लिए लाहौरिये जो इस्तेमाल करते थे, वो हुकूमत की गफलत की और नाअहली की वजह से इस वक्त मुकम्मल तौर पे हमें खस्ता हाली के दहाने पे खड़ी हुई नज़र आ रही है। मुकम्मल तौर पे 27 किलोमीटर के इस तवील जो दुरानिया है, इसका जो सफ़र है, इस पर जो मुख्तलिफ लाइट्स हैं, ब्रिजेस लाइट हैं, जंक्शंस पर लाइट हैं, पंखे हैं, एयर कंडीशंस और ख़ास तौर पर टोकन चेक करने वाली मशीन्स जो हैं वो काफ़ी अरसे से जो ख़राब पड़ी थी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन अब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के नोटिस के बाद इसकी खस्ता हालत को जो है वो बेहतर करने के लिए मंसूबा बना लिया गया है। ज़राए के मुताबिक 3 करोड़ 86 लाख रुपए से जायद की रकम है जो मेट्रो बस सर्विस के लिए जो है मुख्तस की गई है, जिसके बाद जो है जितने भी पंखे यहाँ पे ख़राब है मेट्रो बस सर्विसेज के, चाहे मेट्रो बस के अंदर की हालत हो या स्टेशन की हालत हो, पोल लाइट्स हो, एयर कंडीशंस हो और ख़ास तौर पे टोकन चेक करने वाली मशीन हो, उसको पहले मरहले में ठीक किया जाएगा। और मेट्रो बस सर्विस को हर मुमकिन हद तक अब मंसूबे में ये बताया जा रहा है कि हर मुमकिन हद तक जो है कोशिश की जा रही है कि मंसूबे को अपनी असली हालत में मेट्रो बस सर्विस को जो है बहाल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जो 3 करोड़ 86 लाख रुपए की रकम है, इसके लिए जो है 15 फर्मों से बात की जा रही है, जिनमें से किसी एक को कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा और 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसी 1 साल के दौरानिये में मेट्रो बस सर्विसेज की जो असली हालत है उसको बहाल करना होगा। जी शुक्रिया नबील नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और वफाकी हुकूमत ने मुल्क में गंदम की कमी से निमटने के लिए रूस से मजीद 2 लाख टन गंदम बरामद करने की मंजूरी दे दी है। दरामद की गई गंदम दिसंबर में कराची पहुंचेगी। मुल्क भर में गंदम नायाब होने लगी, जिसके बायस इसकी कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है। मुल्क में गंदम का शॉर्टफॉल 30 लाख टन है। वफाकी हुकूमत ने मुल्क में गंदम की शॉर्टेज को दूर करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। वफाकी हुकूमत ने रूस से मजीद 2 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी है। ये दरामदी गंदम दिसंबर में कराची पहुंचेगी। पंजाब हुकूमत ने रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियां लगाने का फैसला कर लिया। मुतल्लिका अफसरान सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक अवामी मसाइल सुनेंगे। रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी। हुकूमत पंजाब का अवाम की आसानी के लिए एक और इकदाम, अब हजारों शहरियों के रेवेन्यू से मुतल्लिका मसाइल मौके पर हल होंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हदायत पर सदियों पुराने तर्ज हुक्मरानी में बड़ी तब्दीली, हुकूमत ने सूबा भर में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियां लगाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि अवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हम फरसुदा निज़ाम को यकसर बदल कर अवामी उमंगों के मुताबिक बनाएंगे। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों में दुरुस्तगी रिकॉर्ड, फर्द का इजरा, इंतकलात का अंदराज, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट, मुआयना रिकॉर्ड, डोमिसाइल का इजरा और रेवेन्यू से मुतल्लिका दीगर मामलात हल होंगे। उस्मान बुज़दार के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर्स, डिप्टी कलेक्टर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार, कानून गो, पटवारी और अमला अराजी रिकॉर्ड सेंटर अवामी खिदमत कचहरियों में मौजूद रहेंगे। वजीर आला का कहना था कि हर माह के पहले रोज मुतल्लिका अफसरान सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुद रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों में मौजूद रहेंगे। अवाम के इशू मुतल्लिका अफसरान को मौके पर ही मसाइल हल करने की हदायत भी जारी कर दी गयी। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान की बेबुनियाद अफवाहों की सख्ती से तरदीद। पाकिस्तान फोर्सेज अजरबैजान की जानिब से आर्मीनिया से नहीं लड़ रही, तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से बयान दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे ऑन शराजी से। जी ऑन बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल नागोरोना काराबाग में आर्मीनिया की फौज के खिलाफ अजरबैजान की फौज के साथ मिलकर पाकिस्तानी फौज के लड़ने के बारे में मीडिया रिपोर्ट पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बयान दिया। उनका कहना है कि अजरबैजान ने
آرمینیا کے خلاف پاکستانی فوج کے لڑنے کی رپورٹ بے بنیاد اور سیاست کرائی پر مبنی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسی رپورٹ میں اصلاحات انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے. پاکستان میں گرونا غربات کے سسٹم میں سیکورٹی کی بگڑتی صورتحال پر سخت تشویش کا شکار ہے. حفیظ چودھری کا مزید کہنا تھا کہ آذربائیجان کی شہری آبادی پر آرمینائی فوج کی جانب سے گولہ باری قابل مذمت اور افسوسناک ہے. سسٹم میں امن و سلامتی کو لائی خطرات سے بچنے کے لیے آرمینیا کو اپنی کارروائی روکنی ہوگی. ناگورنو کاراباخ پر آذربائیجان کا موقف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے متفقہ طور پر منظور جانب رابطوں کے مطابق ہے. جی بہت شکریہ ان شرازی، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. کل جماعتی حریت کانفرنس کا اسلام آباد پریس کلب کے سامنے عالمی یوم عدم تشدد کے موقع پر مظاہرہ. حریت رہنما کہتے ہیں بھارت کشمیر پہ انسانیت سوز مظالم ڈھا رہا ہے، ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے، دنیا کیوں خاموش ہے؟ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ علمدار بلوچ سے جو اس وقت مظاہرے میں موجود ہیں. جی علمدار بلوچ. جی بالکل، آج جو ہے یوم عدم تشدد کا جو عالمی دن ہے اس کے موقع پر جو ہے حریت کانفرنس کی طرف سے مظاہرہ کیا جا رہا ہے. جو بھارت مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے اس پر حریت رہنماؤں کو کہنا ہے کہ اس کو رکوایا جائے. دنیا ایک طرف تو دن منا رہی ہے لیکن ان مظالم پر جو ہے وہ خاموش ہے. اس وقت ہمارے ساتھ حریت رہنما موجود ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج دنیا جو ہے وہ عدم تشدد کا دن منا رہی ہے لیکن بھارت اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں مظالم ڈھا رہا ہے. آپ یہاں پر مظاہرہ بھی کر رہے ہیں، کیا کہیں گے اس صورتحال پر؟ دیکھیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انٹرنیشنل ڈے فار نان وائلنس عدم تشدد کا دن ہے، اگر ہم دیکھیں گے تو اس کا ہندوستان کا جو ایک لیڈر تھا مہاتما گاندھی، اس نے جب عدم تشدد کی بات کی تو انہیں گولی مار دی گئی، گوڈسے نے اس کو گولی مار دی. یعنی کہ ہندوستان نے ہمیشہ ایز اے فیشسٹ رجیم عدم تشدد پہ بلیو ہی نہیں کیا ہے. ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کی خاص کر جو موجودہ گورنمنٹ ہے بی جے پی، آپ دیکھیں ان کی جو سیاست ہی شروع ہوتی ہے تشدد سے، وہ عدم تشدد کہاں کریں گے؟ ہم نے نریندر مودی کو دیکھا گجرات میں، ہم نے بابری مسجد دیکھا تو وہاں پہ تشدد، ہم نے مسلمانوں پہ جب مظالم دیکھے کہ گائے کے نام پر، ہم نے دیکھا مساجدوں کو مسمار کیا جاتا ہے، ہم نے گولڈن ٹیمپل کا اٹیک دیکھا. تو ہندوستان تو جو ہے وہ تشدد ہی اس کی سیاست ہے. یہاں پر حریت رہنما ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں اور انہوں نے یہی بتایا ہے کہ بھارت ہمیشہ جو ہے وہ تشدد کرتا ہے، مقبوضہ کشمیر میں مظالم کر رہا ہے اور نریندر مودی کی جو سوچ ہے وہ بھی شدت پسندانہ سوچ ہے. تو یہاں پر یہ عالمی برادری سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کرے اور مسئلہ کشمیر کو حل بھی کرے اور جو مظالم. علمدار بلوچ آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. چیئرمین متحدہ علماء بورڈ اور مشیر وزیر اعظم بین المذاہب ہم آہنگی علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ امت کی بقا وحدت اور اتحاد میں ہے. اس وقت منظم سازش کے تحت مسلم دنیا کو تقسیم کیا جا رہا ہے. مشیر بین المذاہب ہم آہنگی علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی نے بانی ادارہ منہاج الحسین علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب سے ملاقات کی. اس موقع پر اتحاد امت، باہمی دلچسپی کے امور اور فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے لائے عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا. علامہ طاہر اشرفی نے کہا منظم سازش کے تحت مسلم دنیا کو تقسیم کیا جا رہا ہے، ہمیں اس سازش کا ادراک کرنا ہے. اتحاد امت کے معاملے میں ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر، پیر ضیاء اللہ شاہ بخاری سمیت دیگر علماء کا بہت بڑا کردار ہے. ہم ایک سلوگن پر متحد ہیں کہ ملک میں توہین اور تکفیر نہیں چلنے دیں گے. علامہ طاہر اشرفی نے کہا میں اہل تشیع کی قیادت اور علماء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو شرپسندوں کے خلاف خود میدان میں آئے. اب صرف دو مکتب فکر ہیں، ایک حسینی اور ایک یزیدی. ہم حسینی ہیں اور یزیدیوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو اللہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور انہیں یزید کے ساتھ ہی محشور کرے. برصغیر کے عظیم صوفی بزرگ و شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے 277ویں عرس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے. صوبائی وزیر سہیل انور سیال نے مزار پر حاضری دے کر عرس کا افتتاح کر دیا ہے. مزار پر زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. مزید جانتے ہیں عارف علی سے. جی عارف. میں اس وقت موجود درگاہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے 277ویں عرس مبارک، جو عرس مبارک کرونا کی وائرس کی محدود کر دیا گیا ہے، جبکہ درگاہ کے گدی نشین سید وقار حسین شاہ کے بھائی سید خاور حسین شاہ نے درگاہ پہ چادر چڑھائی. اس کے بعد صوبائی وزیر سہیل انور سیال نے بھی یہاں درگاہ پہ چادر کہے. درگاہ پہ ہمیشہ کی طرح ہزاروں کی تعداد کے زائرین مند آتے ہیں. اس سال وہ کم ہے کیونکہ کچھ دیر صفائی کی ناقص انتظام کے بجائے صوبائی وزیر سہیل انور سیال نے درگاہ کے مینیجر کو بھی معطل کر دیا ہے، جبکہ کوئی بھی پروگرام نہیں کیا گیا ہے. اس وجہ سے میں آپ کو بتاتا چلوں کلچر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھی کوئی پروگرام موجود نہیں کیا ہے، جبکہ اوقاف کی جانب ہر سال درگاہ کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے. اس سال کوئی بھی درگاہ کو نہیں سجایا گیا. اور دوسری جانب میں آپ کو بتاتا زائرین کی آمد بالکل درگاہ پہ جاری ہے، جبکہ قومی شاہراہ سے لے کر بھٹشات
तक 4 किलोमीटर का फासला है। दरगाह से लेकर कौमी शाहरा तक ज़ायरीन को नहीं आने दे रहे हैं, उनका ज़ायरीन को मुश्किल का सामना पड़ रहा है। एसएसपी मटियारी की जानिब से दरगाह को रात 9 बजे सील की जाती है। ज़ायरीन जो फुटपाथ पे रहने पर मजबूर है। मस्जिद में आपको ये भी बता चलूँ कि आखिरी दिन वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जो आएंगे दरगाह पे चादर भी चढ़ाएंगे और मुख्तसर एवार्डी तस्वीर करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आरिफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मकबूजा कश्मीर जालिम मोदी के मजालिम जारी हैं। काबिज भारतीय फौज ने कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। हर रोज चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया जा रहा है। आलमी रहनुमा ने भारत के गैर कानूनी इकदाम और कश्मीरियों की नस्लकुशी पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय सफाकियत जारी है। काबिज फोर्सेस ने नामनहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में वादी का मुहासरा कर रखा है। वादी को जेल में तब्दील हुए 13 माह 27 रोज बीत गए। गुज़श्ता माह के दौरान 19 कश्मीरियों को शहीद किया गया। जालिम फौज ने चार दीवारी का तकद्दुस पामाल मामूल बना लिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इकदामात के बाद भारतीय मजालिम में तेजी आ गई। नामनहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में अब तक 233 कश्मीरियों को शहीद किया गया। 1400 शहरी जख्मी हुए। पैलेट गन के छर्रों से 441 कश्मीरी जख्मी भी हुए। रवां साल जनवरी से सितंबर तक जालिम फौज ने 211 कश्मीरियों को शहीद किया। वादी में बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भारतीय फौज ने हुर्रियत रहनुमाओं समेत 13,768 कश्मीरियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में ले रखा है। कोरोना वबा के दौरान भी कश्मीरियों को बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं। कश्मीरियों की जबान पर एक ही नारा है, हम लेकर रहेंगे आजादी। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।